हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की पहली क्लास होने वाली है आपके जनरल स्टडीज यानी कि जीके जीएस में। और सब्जेक्ट होगा पॉलिटी। पॉलिटी मतलब कि राजनीति विज्ञान। तो अब पॉलिटी को हम कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या आपके सिलेबस हैं, सब्जेक्ट क्या क्या हैं, उन सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली आपको तो पता ही है कि एसएससी के लिए बिल्कुल स्पेशलाइज किया गया है। और एसएससी में जो भी एग्जाम आप देते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, जीडी है ना। एसएससी के डिफरेंट वर्टिकल्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जीके जीएस का रोल आप सभी जानते हैं कि बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जीके जीएस को पढ़ा कैसे जाए, सबसे बड़ा सवाल यही है। और बच्चे क्या करते हैं, जीके जीएस पहले क्या होता था कि हम रटते थे किताबों से या हमें रटाया जाता था। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो हमें रटना पड़ता है ना, हम याद करते ही हैं। लेकिन एक तरीका होता है, टेक्निक होता है कि हम कैसे चीजों को याद करें और हमेशा याद रहे, है ना। तो मैं एक बात हमेशा अपनी क्लासों में कहता हूं कि अगर आपको जीके जीएस में अच्छे नंबर पाने हैं तो आप बिल्कुल मैथ्स की तरह पढ़िए। अब मैथ्स की तरफ पढ़िए सर, ये कौन सी नई बात आपने बता दी। जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं कि मैथ्स में हम क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मैथ्स में अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो भूल जाता है ना। जीएस में हम क्या करते हैं, चाहे हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, हम रटते हैं, बैठ के किताब नोट्स खोल के रटते हैं। नहीं, आपको मेरी क्लास में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। और एक बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूं कि एक बार पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि जीके जीएस या पॉलिटी आप मेरे से पढ़ रहे हो तो वो टफ होने वाला है। ठीक है, एक बार बस कायदे से आपको समय देना है। एक बड़ी अच्छी लाइन है, यत गच्छति तत न काले जीवनम। जो बीत रहा है वो समय नहीं, जीवन है। तो एक बात याद रखना, समय का बहुत सही सदुपयोग करना पड़ेगा आपको। टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करिएगा और निश्चित रूप से आप देखेंगे मेरे सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप मेरे साथ लेक्चर को कंटिन्यू करिए, पढ़ाई को बढ़िया से बढ़ाए रखिए। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है आज के टाइम पे। और आप सभी जानते हैं एसएससी में अब तो जीके जीएस का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। कैसे? क्योंकि अब तो टायर 1 में भी आता है जीएस, टायर 2 में भी जीएस आते हैं। तो जीएस में आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आप सोचोगे केवल आप मैथ्स पर, रीजनिंग पर, इंग्लिश पर, केवल इन 3 सब्जेक्ट के भरोसे आप काम चल जाएगा तो देखो, आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स में आप बिल्कुल मास्टर हो या रीजनिंग में आप बिल्कुल परफेक्ट हो, है ना, या इंग्लिश आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा भाई। तो आपने कहीं से भी पढ़ा होगा पॉलिटी, कहीं से भी पढ़ा, कोई बुक से पढ़ा, किसी टीचर से पढ़ा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप मेरे से पढ़ोगे और आपको मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जो बच्चे नए हैं, बिगिनर्स हैं, बिल्कुल जीरो हैं, है ना, उनको तो मजा आने वाला है भाई। वो तो इतना बढ़िया से क्लास करेंगे और इतना बढ़िया से आपको नोट्स बनवाया जाएगा कि आपका कोई भी एग्जाम हो आप बिल्कुल सवाल गलत नहीं होगा। मैं सवाल की गारंटी लेता हूं भाई, है ना। सवाल होंगे सारे, क्वेश्चंस होंगे सारे, नहीं होंगे तो मैं भी हूं यहाँ पे, आप भी हो वहां पे, है ना। आपके सामने कमेंट बॉक्स होगा, आप कमेंट करके कुछ भी बोल सकते हैं, है कि नहीं भाई। ठीक है, तो बस आपको पढ़ना है। दूसरी बात कि जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ा होगा, जिनको ये लगता है कि हाँ हमें तो पॉलिटी आती है, आप भी एक बार क्लास जरूर करिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही। तो चलिए, क्लास में हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं। मेरा हमेशा फोकस रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट दिया जाए, पढ़ाया जाए, है ना। साथ साथ में बातचीत तो होती रहेंगी, लेकिन क्योंकि पहली क्लास है तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमें चाहिए होता है ना। तो पढ़ाई में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है? सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है बेरोजगारी, है ना। रोजगार नहीं है भाई, बेरोजगार है। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा? हम बैठते हैं मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं बैठ के और फिर 2 मिनट के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। नहीं, वो मोटिवेशन काम नहीं करेगा भाई। मोटिवेशन, अच्छा मोटिवेशन क्या है? आपका बेरोजगार हो, अपने फैमिली का देखो स्टेटस, ठीक है, कि किस तरीके से आपकी फैमिली आपको पढ़ा रही है, किस तरीके से मेहनत कर रही है। तो आपको मेहनत करना है, सबसे आसान काम दुनिया का पढ़ाई है भाई। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, क्लास को करेंगे स्टार्ट। और बिल्कुल आज की क्लास, क्योंकि पहली क्लास है पॉलिटी का, तो जो भी लोग क्लास को देख रहे हो बहुत ध्यान से देखना। कॉपी पेन लेके बैठना है मेरी क्लास में, ठीक है। मेरी क्लास का मतलब ये कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि मैं वो टीचर नहीं कि आपको यहाँ पे पीडीएफ खोल दूं और पीडीएफ देख देख के आपको पढ़ा दूं। ठीक है, जहां पे पीडीएफ की जरूरत होगी वहां पर पीडीएफ यूज करेंगे, जहां पे क्वेश्चंस करना होगा वहां पे क्वेश्चंस यूज करेंगे। लेकिन नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। जो हमारे रूरल बैकग्राउंड से जो बच्चा आता है, गाँव से बच्चा आता है ना, वो सोचता है कि हम प्रॉपर नोट्स बना लें, और भाई वो तो मेरा काम है नोट्स बनवाने का। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक लाइन याद रखना है आपको, कॉन्सेप्ट ही पावर है। कॉन्सेप्ट क्या है? पावर है। तो कॉन्सेप्ट सब कुछ होता है। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। 1 मिनट, ये हाँ चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी पहली क्लास। और हमारे पहली क्लास का जो टॉपिक होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास में पॉलिटी का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि किस तरीके से पॉलिटी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, शुरुआत कहां से करते हैं भाई। तो चलिए, हेडिंग होगा
इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी। भाई देखो, सबसे पहले आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो उसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी होता है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी यानी कि पॉलिटी का मतलब क्या है, पहले तो कई लोग यही नहीं समझते हैं। पॉलिटी को हिंदी में तो राज व्यवस्था बोलते हैं। अब ये क्या है भाई, तो चलिए बिल्कुल ये पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी, और एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। तो आपका भरोसा ही हो जो यहाँ पर हम लोग उसको लेकर के चलने वाले हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी में यानी कि हम बात करते हैं कि पॉलिटी है क्या एक्चुअली में, ठीक है। ध्यान से समझना, यहीं से प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं भाई। एसएससी वाले स्टूडेंट ध्यान रखना, अब आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा आपको। देखिए पॉलिटी क्या है आपका, पहले समझना। ये जो पॉलिटी है आपका, ये जो पॉलिटी है ये जनरली कहा जाता है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर के बना है पॉलिटी, ठीक है। अब वो दो वर्ड क्या है भाई, दो वर्ड होते हैं, एक है आपका पॉली, पॉली, और एक शब्द है सिस्टम। एक शब्द है पॉली, एक शब्द है सिस्टम। अच्छा एक बात और बता दूं भाई, है ना, टेंशन मत लेना, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लास चलेगी। तो ये मत सोचना सर इंग्लिश में पढ़ाएंगे, सर हिंदी में पढ़ाएंगे, नहीं भाई, बिल्कुल इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। नोट्स बनाते चलना मेरे साथ में, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी जब भी आप वीडियो देख रहे होगे, ठीक है। चलिए तो पॉली और सिस्टम क्या है भाई, देखिए पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है, पॉलिटी में हम लोग पॉली को समझते हैं स्टेट। पॉली का मतलब होता है स्टेट। स्टेट मतलब क्या भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, राज्य। हिंदी में क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम, देखो सिस्टम क्या है भाई, सिस्टम का मतलब होता है, अगर मैं सिस्टम को बताऊं क्या, सिस्टम क्या है ना, तो सिस्टम मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, अब भाई मैनेजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मैनेजमेंट को हिंदी में सर व्यवस्था बोलते हैं। मैनेजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मैनेजमेंट को हिंदी में व्यवस्था कहते हैं। कहते हैं ना ये कैसा मैनेजमेंट है भाई, ये कैसी व्यवस्था है ना, तो ये समझते हैं। अब देखो यहाँ पे है, पॉली का मतलब है स्टेट यानी कि राज्य, पॉली का मतलब है स्टेट यानी कि राज्य, मैनेजमेंट का मतलब व्यवस्था। अब हिंदी में पॉलिटी को क्या कहते हैं जरा बताना, आप लोग कमेंट करके भी बताना, हिंदी में क्या कहते हैं पॉलिटी को। हिंदी में हम लोग इसको जब हम ऐड कर देते हैं तो इसी को तो बोलते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, तो हिंदी में पॉलिटी को राज्य व्यवस्था कहते हैं, यानी कि राज्य की व्यवस्था करना। क्या बोलते हैं, राज्य की व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है, जिसको हम लोग पॉलिटी या फिर इसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, है कि नहीं भाई। ठीक, तो राज्य व्यवस्था क्या है समझ गए, राज्य की व्यवस्था करना। अब एक सबसे बड़ा सवाल देखो, पॉलिटी में टर्म्स में क्वेश्चन छुपे होते हैं, शब्दों में क्वेश्चन छुपे होते हैं। जैसे सवाल यह है कि सर ये राज्य क्या होता है। अब जनरली जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है वो क्या सोचेगा, राज्य क्या है। तो राज्य का मतलब आप ये मत समझना कि जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, बिहार राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य है, वो तो है राज्य, ठीक है। लेकिन संविधान में यानी कि पॉलिटी में राज्य शब्द का मतलब क्या है, स्टेट क्या है, राज्य क्या है, ठीक है। तो समझिएगा आप लोग ध्यान से कि जो स्टेट है पॉलिटी में, स्टेट का मतलब है, एक लाइन में आज से याद रखना सब लोग पॉलिटी में कि सर ने बताया स्टेट का मतलब क्या है, तो स्टेट का मतलब है नेशन से है भाई। स्टेट क्या बताता है पॉलिटी में, नेशन बताता है, नेशन मतलब कि राष्ट्र बताता है भाई, ठीक है। नेशन मतलब कि राष्ट्र है, ठीक है। तो याद रखना पॉलिटी में स्टेट, जहां भी आपको स्टेट वर्ड मिले तो स्टेट का मतलब होता है नेशन, राष्ट्र, या मैं कहूं देश। क्लियर है। अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस बनते चलेंगे, ठीक है। आप बड़े ध्यान से केयरफुल होकर पढ़ना, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एसएससी को टारगेट करके हम लोग ध्यान से एक एक चीज को कॉन्साइज वे में पढ़ेंगे और बहुत तरीके से आपका सिलेबस को कराया जाएगा, ठीक है। तो स्टेट का मतलब है क्या, नेशन यानी कि राष्ट्र। अब एक सवाल पूछता है भाई कि स्टेट वर्ड किसने दिया था पहली बार। अब जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं ना, और जिन्होंने पहले पॉलिटी पढ़ रखा है, कहीं से भी पढ़ रखा है, कहीं से भी पढ़ रखा है, अब आपको देखने को मिलेगा इस क्लास में मेरी कई सारे सब्जेक्ट का निचोड़ आपको पढ़ाया जाता है ना। बहुत सारी बुक्स को मैंने पढ़ा है, अब उन सबका निचोड़ आपको मैं दूंगा और बड़े कॉन्सेप्ट के साथ आपको, ठीक है। अब जैसे राज्य शब्द किसने गढ़ा, क्वेश्चन आता है हु कॉइन्ड द टर्म स्टेट, हु कॉइन्ड द टर्म स्टेट। सर अब ये बताओ राज्य शब्द किसने दिया, तो मैं आपको बता दूं राज्य शब्द को कॉइन किसने किया था, तो एक व्यक्ति जिसका नाम याद रखते हैं मैकियावेली। मैकियावेली, ठीक है, एक दार्शनिक था, एक फिलोसोफर था जिसका नाम था मैकियावेली। एक मिनट, चलिए, एक दार्शनिक था जिसका नाम था मैकियावेली, ठीक है। और मैकियावेली के बारे में याद रखना आप लोग, इसी ने राज्य शब्द को गढ़ा था। यानी क्वेश्चन आता है हु कॉइन्ड द टर्म स्टेट, तो मैकियावेली याद रखना है, ठीक है। मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रतिपादन किया था। अच्छा जो राज्य है ना, वो स्टेट जो है किससे मिलकर के बना है, स्टेटों से मिलकर के बना है भाई, है ना, स्टेटों से मिला है स्टेट।
है ना, स्टेटों से ही स्टेट का निर्माण हुआ है। और कहा जाता है कि जो दार्शनिक एक फिलोसोफर था मैकियावेली, इसकी एक किताब थी, बुक थी, और इसी बुक में इसने स्टेटो वर्ड का उल्लेख किया था, और वहीं से स्टेटों से ही क्या निकला, स्टेट निकला। तो एक सवाल आपका पेपर में पूछा जाता है, आप चाहो तो गूगल करके भी क्वेश्चन बाद में देखना। सवाल पूछता है कि राज्य शब्द का प्रतिपादन किसने किया, हु कॉइन्ड द टर्म स्टेट। मैकियावेली ऑप्शन में टिक कर देना, नंबर बन जाएगा भाई, ठीक है, मैकियावेली ने। ओके, और इसकी कौन सी बुक थी जिस बुक में इसने डिस्क्रिप्शन दिया था, तो इसकी एक बुक थी जिसका नाम था द प्रिंस, द प्रिंस, ठीक है, हिंदी में भी आप लोग को द प्रिंस यही लिखना है। क्लियर है? तो बहुत आप आराम से चीजों को समझ चुके हो कि मैकियावेली की एक बुक थी जिसका नाम था द प्रिंस, और इसी बुक में मैकियावेली ने सबसे पहली बार स्टेट शब्द की बात करी थी, राज्य शब्द की बात करी थी। अच्छा, एक बात समझना, हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटी की, पॉलिटी में क्या है, स्टेट और मैनेजमेंट, यानी कि राज्य और व्यवस्था, यही तो लिखा है हिंदी में भाई, राज्य और व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था करना। और मैंने बताया राज्य क्या है, राज्य का मतलब है नेशन से, राष्ट्र से। और राज्य शब्द को किसने पहली बार बताया, तो मैकियावेली ने बताया। अब यहाँ पे हम दो चीजों पे अभी फोकस करने वाले हैं। देखो, अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, और इसी इंट्रोडक्शन से ही आपके क्वेश्चंस बनने शुरू होते हैं भाई। देखो, अब आपको सबसे पहले ये सीखना है, ये जानना है कि राज्य क्या है। पहले आप अगर राज्य समझ जाओगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्यवस्था किसे कहते हैं, है ना, मैनेजमेंट क्या है। राज्य और व्यवस्था दोनों को आप समझ जाओगे तो फिर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं एक एक करके अपने जो हमारे टॉपिक हैं, जो आप लोग पढ़ते हो, एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। चलो, तो सिंपल सी बात करते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में। अब राज्य के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। क्या समझते हैं भाई, कि सर राज्य जो है वो किनसे मिलकर के बने हैं, या किनको हम कहेंगे कि ये स्टेट है। तो एक पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है आपके, कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य का निर्माण जो है वो कितने एलिमेंट से मिलकर के होता है, कितने तत्वों से मिलकर के राज्य का निर्माण होता है भाई, ये सवाल पूछा जाता है हमसे। तो आइए हम दूसरे स्लाइड पर आते हैं, और हम बात करेंगे किसके, अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा आपको स्टेट के बारे में, क्योंकि स्टेट को मैं पहले डिफाइन करूंगा, उसके बाद मैं मैनेजमेंट को डिफाइन करूंगा, तभी आप राज्य को बताऊंगा, फिर व्यवस्था को बताऊंगा, तभी आप कहोगे भाई ये तो हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो स्टेट यानी कि बात हम करें राज्य की, ठीक है। अब राज्य जो है वो कितने तत्वों से मिलकर के बना है, इसकी बात मैं करने वाला हूं। ध्यान से सब लोग एकदम पिन ड्रॉप होके, बिल्कुल साइलेंट होके एकदम सुनना, ठीक है, ईयरफोन लगा लेना कान में, ठीक है ना। चलो, राज्य शब्द जो है, अब बात करते हैं किसके, तो हम बात करते हैं कि राज्य शब्द का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, फॉर्मेशन यानी कि राज्य का निर्माण, राज्य का निर्माण कितने एलिमेंट से होता है ना। तो याद रखना है, एक समझौता याद रखना है। देखो, एक चीज बता रहा हूं, बिल्कुल नई चीज होगी, जो लोग पढ़ चुके हैं पॉलिटी उनके लिए भी नई चीज होगी, ठीक है। एक कन्वेक्शन हुआ था, एक समझौता किया गया था, जिसको बोलते हैं क्या, तो यहां पे एक समझौता लिख लेना आप लोग, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, ठीक है, हिंदी में इसको लिखेंगे मॉन्टेविडियो समझौता, ठीक है। और ये समझौता कब हुआ था, ये समझौता हुआ था 1933 में, 1933 में। याद रखना, कहीं पे क्वेश्चन पूछे कि मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कब हुआ था, तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन जो है वो 1933 में, यानी कि 1933 में हुआ था। क्या था ये, अच्छा पहले समझना ये मॉन्टेविडियो क्या है। तो ये मॉन्टेविडियो जो है एक देश की राजधानी है। कौन से देश की, तो एक कंट्री है जिसका नाम है उरुग्वे। कौन सी कंट्री है, उरुग्वे। उरुग्वे की कैपिटल है मॉन्टेविडियो, और यहीं पे इसी देश में एक मीटिंग हुई, एक बैठक हुई, जिसको हम मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कहते हैं। और ये बैठक 1933 में हुई, और इस बैठक में ये बताया गया, इस समझौते में ये बात सामने आई कि राज्य शब्द जो है, राज्य जो है वो कितने तत्वों से मिलकर के बना है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट जो है वो कितने एलिमेंट से मिलकर के हुआ है, ठीक है। तो इसी बात हम कर रहे थे कि जो स्टेट है इसका फॉर्मेशन कितने एलिमेंट से मिलकर के हुआ है, कितने तत्वों से मिलकर के हुआ है। तो आप कहना कि सर इसका जो फॉर्मेशन है वो 4 एलिमेंट से मिलकर के हुआ है। कितने, 4 एलिमेंट से मिलकर के हुआ है। आपको दिख रहा होगा ऊपर, अगर बोर्ड पे, ज्यादा ऊपर तो नहीं, ठीक है, सही है ना। तो 4 तत्वों से मिलकर के बना है क्या, राज्य। अब एक सवाल आपके एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है, 4 ऑप्शन देता और सवाल ये पूछा कि इनमें से राज्य के निर्माण के लिए कौन सा तत्व जरूरी नहीं है, या कौन सा राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल यहां से आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो राज्य का निर्माण कितने तत्वों से, बोलो भाई मेरे साथ, 4। अरे बोलो कितने एलिमेंट से, 4 एलिमेंट से हुआ है, ठीक है। तो 4 तत्वों से मिलकर के राज्य का निर्माण हुआ है। अब कौन कौन से तत्व हैं, तो पहला एलिमेंट
जिसको हम बोलते हैं क्या, भूभाग। यानी कि राज्य के निर्माण के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हम कहते हैं भाई हमारे पास भूभाग होना चाहिए, जिसको आप लोग बोलते हो टेरिटोरी लैंड। इंग्लिश में क्या बोलोगे, टेरिटोरी लैंड। तो आप लोग किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे हिंदी में लिखते हो चाहे इंग्लिश में पढ़ते हो, किसी भी भाषा में आप पढ़ते होगे, आप अपना नोट्स बनाते चलना है ना, क्योंकि आपको बोर्ड पे बिल्कुल इसी तरीके से मेरे साथ लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि पीडीएफ खोल के नहीं पढ़ना है आपको। पीडीएफ बहुत लोगों को पीडीएफ कलेक्ट करने का शौक होता है, अगर ऐसा होता सिलेक्शन तो पीडीएफ कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर बन जाता भाई, है कि नहीं, है ना। तो लिखना जरूरी है, लिखना है, समझना है, फिर करना है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, यानी कि कहने का मतलब ये सवाल पूछ रहे हैं ना कि राज्य का निर्माण कितने तत्वों से होता है। राज्य मतलब क्या, मैंने क्या बताया, नेशन, राष्ट्र, है ना। कहने का मतलब देसी भाषा में ऐसे समझो कि एक देश का निर्माण करना है आपको, अगर एक कंट्री का निर्माण करना है, एक राष्ट्र का निर्माण करना है, तो आपके पास कितने एलिमेंट होने चाहिए या कितने रिसोर्सेज होने चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना कि एक घर बनाना है, अब भाई घर बनाना है तो घर बनाने के लिए क्या क्या तत्व चाहिए। जैसे हम कहते हैं घर बनाने के लिए भैया हमें जमीन चाहिए, है ना। उसके बाद हमें रॉ मटेरियल वगैरह जो चाहिए, ईंटा है, बालू है, गिट्टी है, पत्थर है, ये सब चाहिए। फिर मजदूर चाहिए उसको बनाने के लिए, है कि नहीं भाई, घर बनाने के लिए। उसी तरीके से एक राज्य का निर्माण करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहला एलिमेंट हो गया भूभाग यानी टेरिटोरी लैंड। भाई आपको एक देश बनाना है तो आपको एक अच्छा खासा तो लैंड चाहिए ना, कि कुर्सी पे बैठे रहोगे वहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा। चलो, दूसरी चीज क्या चाहिए आपके पास, दूसरा एलिमेंट क्या चाहिए भाई, देखो आपके पास तो मान लो लैंड हो गया, भूमि आ गई, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब आपको चाहिए भाई जनसंख्या। भाई अब राज्य का निर्माण कर रहे हो तो आपके पास ठीक ठाक सी जनसंख्या भी होनी चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल भी है ना, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आप क्वेश्चन जाके अपडेट भी कर सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत ना, मैं कराऊंगा भी क्वेश्चन, ठीक है, कराऊंगा भी आगे जब हम टॉपिक पढ़ लेंगे। चलिए, तीसरा एलिमेंट क्या है आपके पास, राज्य भूभाग भी हो गया। देखो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा स्लो चल रहे हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं, है ना, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हमारे साथ जुड़े होते हैं जो बिल्कुल गांव से हैं और थोड़ा सा उनको समय लगता है चीजों को समझने में और लिखने में, ठीक है। तो अभी हम लोग स्लो चल रहे हैं, जैसे मुझे पता लगेगा कि आप लोग बिल्कुल एकदम वेल प्रिपेयर्ड होते रहे हो, तो हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्पीड बढ़ा लेंगे आपकी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो भूभाग है, टेरिटोरी लैंड है, जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, एक तत्व ये भी है। दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट क्या है, तीसरा एलिमेंट हम कहते हैं सर कि हमें भैया ये तो है लेकिन हमारे पास संप्रभुता भी होनी चाहिए। एक एलिमेंट ये भी है, संप्रभुता। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर संप्रभुता क्या है, बताएंगे, टेंशन मत लो, एक एक वर्ड को बताऊंगा क्योंकि मैं पढ़ाने आया हूं तो मैं पढ़ाऊंगा ही पूरे तरीके से, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी, ठीक है। क्या है सोवेरेनिटी या संप्रभुता क्या है, ये हम बात करेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा सा सब्र रखना है आपको, ठीक है। चलिए, चौथा एलिमेंट जो आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया चार एलिमेंट की जरूरत होती है राज्य के निर्माण के लिए, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के लिए, तो चौथा एलिमेंट क्या होने वाला है, चौथा एलिमेंट होता है भाई सरकार। इन सब को मैनेज करने के लिए एक सरकार होगी भाई, जिसको आप लोग कहते हो गवर्नमेंट, जिसको आप क्या कहते हो, गवर्नमेंट यानी सरकार। समझ गए मेरी बात। ये चार तत्व आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या है, टेरिटोरी लैंड, यानी कि आपके पास एक भूमि होनी चाहिए, उस भूमि पर रहने के लिए लोग यानी कि जनसंख्या होनी चाहिए। उसके बाद संप्रभुता जरूरी है। अब जैसे हम कहते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी में कि इंडिया इज अ सोवेरिन कंट्री, इंडिया इज अ सोवेरिन कंट्री, भारत एक संप्रभु देश है, इसका क्या मतलब है ना। तो मैं 2 मिनट में अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि ये सोवेरिनिटी का मतलब क्या है, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। और सरकार, ठीक है। तो ये चार शब्द, चार एलिमेंट इसको बोलते हैं हम लोग, चार तत्व बोलते हैं। चार एलिमेंट से मिलकर के किसका निर्माण हुआ है, राज्य का निर्माण हुआ है, स्टेट का निर्माण हुआ है। और क्या बताया मैंने कि स्टेट जो है वो किसने दिया था, ये शब्द किसने गढ़ा था, तो मैकियावेली ने गढ़ा था। किस बुक में, द प्रिंस नामक बुक में। समझ गए, इतनी बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ। चलो भाई, देखो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए, शीशे की तरह साफ है तभी मजा है भाई, ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कुछ मिक्स मत कर देना इसमें। चलिए, यहीं पे एक बात और याद रखना है आपको, बड़े प्यार से एक बात और यहाँ पे लिखवा रहा हूं, ठीक है। ये जो सरकार है ना, सरकार जो काम करती है, जैसे गवर्नमेंट है जो, है ना, तो सरकार कितने अंगों से मिलकर के बनी है, ये भी सवाल यहीं पे याद रख लेना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी तो डिटेल में डिस्कशन आगे होने वाला है, ठीक है। सरकार के कितने अंग हैं ये याद रखना भाई। तो हम कहते हैं कि सर गवर्नमेंट के 3 अंग है, ठीक है, सरकार के 3 अंग है, यानी कि सरकार 3 अंगों से मिलकर के बनी है। अंग मतलब पार्ट, भाग, ऑर्गन, कुछ भी बोल सकते हो, है कि नहीं। तो सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग कौन से हैं, तो हम कहते हैं सर एक अंग है इसकी विधायिका। विधायिका, भाई विधायिका को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव, आराम से लिखिए, इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सरकार का एक दूसरा अंग है जिसको हम बोलते हैं कार्यपालिका।
कार्यपालिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। और सरकार का एक तीसरा अंग है और वो हम बोलते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है, जिसको इंग्लिश में जुडिशरी कहते हैं। जुडिशरी। तो आई होप चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। पहली बार जो भी पढ़ रहा होगा आराम से पढ़ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो सरकार के कितने अंग? 3 अंग। अब यहां से भी एक सवाल पूछा गया है भाई, CHSL में आया है सवाल। क्या पूछा है? 4 ऑप्शन देकर के पूछता है कि इनमें से कौन सा सरकार का एक अंग नहीं है, कौन सा नहीं है। और अक्सर ये नहीं वाला जो क्वेश्चन पूछता है ना, आपने देखा होगा अक्सर हम इस नहीं को नहीं पढ़ते हैं, है ना। अक्सर इस नहीं को नहीं हम पढ़ते हैं, भूल जाते हैं और सवाल गलत करके आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में हम गलती करते हैं, जिसको हम लोग सिली मिस्टेक्स कहते हैं। उन्हीं मिस्टेक्स से बचाने का मैं बहुत सारा फॉर्मूला आपको बताऊंगा, तरीके बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। और मेरी गारंटी है पॉलिटी के आप अगर 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो 500 में से 500 भी सही करा देंगे, अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करा है तो, है ना। चलो भाई, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग हैं, ठीक है। एक एक लाइन में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं इनके बारे में, क्योंकि इनके बारे में हम डिटेल में आगे तो पढ़ते ही है ना भाई। चलो, तो विधायिका क्या होता है? सरकार का एक अंग विधायिका क्या होता है? तो विधायिका होता है, ये क्या करती है? ये कानून का निर्माण करती है। ये विधायिका जो अंग है सरकार का, वो क्या करते हैं? ये तो ये करते हैं क्या? कानूनों का निर्माण करना। एक लाइन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग कि कानून का निर्माण करते हैं ये, कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण। इंग्लिश में टू मेक अ लॉ आप लिख सकते हो, इंग्लिश वाले बच्चे जो भी हैं, टू मेक अ लॉ, ठीक है। तो विधायिका यानी लेजिस्लेटिव क्या करती है? तो लेजिस्लेटिव जो है वो कानून को बनाने का काम करती है। टू मेक अ लॉ यानी कानून का निर्माण करती है, ठीक है। तो एक अंग ये सरकार का विधायिका। कार्यपालिका क्या करती है? ये जो एग्जीक्यूटिव आपके सामने लिखा है, एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है सर? तो एग्जीक्यूटिव का मतलब है ये इस नियमों को, जो कानून जो बनाया गया है सरकार के द्वारा, विधायिका के द्वारा जो कानून का निर्माण किया गया है, इन कानूनों को बनाने का या लागू करने का काम जो है वो करती है आपका कार्यपालिका, ठीक है। टू मेक अ लॉ, तो टू एग्जीक्यूट अ लॉ, ये बनाने का काम करती हैं, ये लागू कराने का काम करती हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करती है सरकार की? ये कानूनों को लागू करने का काम करती है। तो आप यहां पे लिख सकते हो, एग्जीक्यूटिव बॉडी में यहां पे लिख सकते हो क्या? कि कानूनों को लागू करना। जो लोग नोट्स बना रहे हैं लिख लीजिएगा, कानूनों को लागू करना, टू एग्जीक्यूट अ लॉ, ठीक है, समझ गए। और टेंशन मत लेना, वीडियो आपके पास रहेगा ही। आप लोगों को अगर लगे कि पीछे छूट गया है तो आप तो वीडियो पीछे करके देख भी सकते हो, है कि नहीं। चलो भाई, तो कार्यपालिका क्या करती है? कानूनों को लागू करने का काम करती है, टू एग्जीक्यूट अ लॉ, ओके। और जुडिशरी, जुडिशरी तो सबको पता है, न्यायपालिका, नाम से ही क्लियर है न्यायपालिका, मतलब कि जस्टिस देने का काम करती है। ये संस्था क्या करती है? न्याय देने का काम करती है। बात सबको समझ में आ गया? जस्टिस यानी न्याय। तो सरकार के ये 3 अंगों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। जनसंख्या के बारे में आपको पता ही है कि पॉपुलेशन होगी, ठीक है। भूभाग, टेरिटोरी लैंड के बारे में आपको पता ही है। अच्छा, संप्रभुता बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन और आपको बताना चाहूंगा, जो कि मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ या झारखंड पीसीएस में पूछा था, है ना। आया पीसीएस में था क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन जानना जरूरी है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा था? ये 4 ऑप्शन दिया था, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया था। सवाल ये पूछा था इनमें से कौन सा फिजिकल एलिमेंट है और कौन सा स्पिरिचुअल एलिमेंट है। तो हम साथ साथ में ना क्वेश्चंस को समझने का भी कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे बस पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चंस का पता नहीं चलता है, ठीक है। देखो, ये जो दोनों एलिमेंट है ना दोस्त, इसको ध्यान रखना आप लोग। ये जो दोनों एलिमेंट हैं, इन दोनों एलिमेंट को हम कहते हैं क्या? ये है फिजिकल एलिमेंट। ये कैसे एलिमेंट है? अगर ये सवाल पूछ ले तो ये है फिजिकल एलिमेंट। फिजिकल एलिमेंट हिंदी में क्या लिखोगे? भौतिक तत्व। ये कैसे तत्व हैं? ये भौतिक तत्व हैं, भौतिक तत्व, ठीक है। फिजिकल एलिमेंट, फिजिकल एलिमेंट का मतलब होता है फ्रेंड कि जिसको हम टच कर सके, जिसको हम छू सके, है ना। जैसे कि भूभाग, भूमि है, भूमि को आप टच कर सकते हो, है कि नहीं भाई। और जनसंख्या है, जनसंख्या को भी टच कर सकते हो। यानी कि जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम बोलते हैं भौतिक तत्व, या इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल एलिमेंट। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ या झारखंड के पीसीएस के परीक्षा में पूछा था कि इनमें से कौन सा एक फिजिकल एलिमेंट है। ये चारों ऑप्शन दे दिया पेपर में और पूछ लिया कि कौन सा एक फिजिकल एलिमेंट है, तो हम कहते हैं भैया फिजिकल एलिमेंट हमारा भूभाग है और जनसंख्या है। समझ रहे हो? फिजिकल मतलब जिसको हम टच कर सके, छू सके, ठीक है। तो अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर फिजिकल एलिमेंट तो आपने बता दिया ऊपर के 2 वाले, तो ये जो नीचे के 2 वाले हैं ये कैसे एलिमेंट है? ठीक है, तो इनको हम कहते हैं स्पिरिचुअल एलिमेंट। याद रखना दोस्त, इन दोनों को यहां पे लिख दे रहा हूं मैं,
इन दोनों को हम क्या लिखते हैं, इन दोनों को हम लिखते हैं स्पिरिचुअल एलिमेंट, स्पिरिचुअल, ठीक है, एलिमेंट। स्पिरिचुअल एलिमेंट यानी कि धार्मिक तत्व एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। स्पिरिचुअल एलिमेंट यानी आध्यात्मिक तत्व कह सकते हो इसको। हिंदी में क्या लिखोगे तो हिंदी वाले बच्चे लिख लेना इसको आध्यात्मिक तत्व, आध्यात्मिक तत्व, ठीक है। स्पिरिचुअल एलिमेंट तो याद रखना, अगर सवाल स्पिरिचुअल एलिमेंट का पूछे या फिजिकल एलिमेंट पूछे, मैंने दोनों थोड़ा सा डेप्थ में जाके आपको बता दिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीजीएल में मेंस का पेपर भी देना है आपको, टायर 2 जिसको आप लोग कहते हो, और टायर 2 में तो जाओगे पेपर देने के लिए तो वहां पे तो क्वेश्चंस का लेवल अप ही होगा, डाउन तो होगा नहीं, ठीक है। तो हमें अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी है। कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत जरूरी है। फिर मैं बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है। कॉन्सेप्ट को बनाना दोस्त, रटना नहीं। बस एक मेरी बात आप मान के चलना, इस साल 2026 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बस एक बात मान लेना कि रटना नहीं भाई। अब तक तो रटते ही आ रहे हो ना, क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग से रट ही रहे हैं। तो रटन तो विद्या घटन तो विद्या, है ना, कहावत है, बिल्कुल सटीक बैठता है। प्लीज आप लोग थोड़ा सा नए तरीके से पढ़ो, है ना, थोड़ा नए तरीके से स्टडी करो, अप्रोच बदलो, है ना। सिलेक्शन का गोल मत बदलो, गोल तो वही है भाई आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन अपना रास्ता बदलना है आपको, पढ़ने का तरीका बदलना है दोस्त। रटना नहीं है, समझ के करो। बस मेरे साथ आप लोग जैसे मैं बताऊं ऐसे करते रहो, आप देखना सवाल किस तरीके से चुटकियों में ना सॉल्व हो तो कहना, ठीक है। चलिए भाई, ये बातें समझ में आ गई। अब कई लोग सोच रहे हैं सर संप्रभुता तो नहीं समझाया आपने, अब आइए संप्रभुता समझा देते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए संप्रभुता को समझते हैं कि ये क्या है भाई, ये कौन सा नया टर्म आ गया है संप्रभुता। देखो भाई यहां पे लिखते हैं संप्रभुता, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सोवेरेनिटी। चलिए यही समझना था आप लोगों को कि सर ये नहीं समझाया आपने, तो चलिए समझते हैं संप्रभुता के बारे में। देखो संप्रभुता के बारे में एक लाइन में, बहुत आसान है इसको भी समझना, बहुत आसान है भाई। आप कहोगे ना सर इतना आसान कैसे हो सकता है, ठीक है। चलो देखो संप्रभुता क्या है, तो एक लाइन में संप्रभुता को अगर देसी भाषा में बोले ना, देसी भाषा में बोले तो क्या कहेंगे, संप्रभुता का मतलब है सर स्वयं का प्रभु, स्वयं का प्रभु, ठीक है। पॉलिटी पढ़ने का तरीका होना चाहिए। कई लोग बस आते हैं सीधे फंडामेंटल राइट, सीधे शुरू हो गए संविधान सभा, सीधे शुरू हो गए संविधान के भाग। अरे भाई कॉन्सेप्ट तो दो, बैकग्राउंड तो बताओ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो बताओ क्या है, ठीक है। रटना वटना कुछ ना है भाई। स्वयं का प्रभु, अब ये क्या भाई स्वयं का प्रभु, ठीक है। तो एक बात कहना, कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र या कोई भी राज्य जो संप्रभु राष्ट्र होता है, जैसे हम कहते हैं इंडिया इज अ सोवेरिन कंट्री, भारत एक संप्रभु देश है, इंडिया एक सोवेरिन कंट्री है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझना, इसका मतलब है कि हम अपने आंतरिक डिसीजन और बाहरी डिसीजन को लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। अपने इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन को लेने के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। इसी को बोला जाता है क्या, संप्रभु या संप्रभुता, या इंग्लिश में सोवेरिनिटी, ठीक है। मतलब अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया सर क्या आंतरिक क्या बाहरी, ठीक है। तो देखो ऐसे समझते हैं, जैसे जैसे ये हमारा प्यारा देश भारत है मान लो, ठीक है। ये हमारा प्यारा देश भारत है, भारत के अंदर, मतलब पूरा मैप नहीं बनाया मैंने, पूरा ऊपर का तो नहीं आता मुझे, नीचे का बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये पूरा भारत है, ठीक है, और यहां पे कहीं पाकिस्तान है, यहां कहीं पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है, ये पूरा अपना भारत देश है। अब भारत के अंदर यानी जिसको हम बोलते हैं आंतरिक मामले, जिसको भारत के अंदर के जो मामले होंगे वो कैसे मामले होंगे, आंतरिक मामले होंगे, जिसको इंग्लिश में इंटरनल मैटर कहेंगे। और भारत के बाहर के जो मैटर होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल डिसीजन या एक्सटर्नल मैटर, या जिसको हम बोलते हैं बाहरी मामले, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तो हो गया आंतरिक मामला, भारत का आंतरिक, आंतरिक, और दूसरे देशों का कोई भी, मैंने एक एग्जांपल लिया पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान का एग्जांपल तो लेना ही पड़ेगा। ये हो गया बाहरी मामला, यानी कि इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन। अब जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो भी है अभी कौन है, मोदी जी हैं, ठीक है। अब भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, है ना, तो क्या मोदी जी के पास पावर है भारत के अंदर के सभी डिसीजन को लेने का, यानी कि इंटरनल डिसीजन लेने के लिए मोदी जी स्वतंत्र हैं कि नहीं, बोलोगे यस बिल्कुल है, ठीक है। उसी तरीके से क्या भारत अपने बाहरी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है, क्या भारत अपने एक्सटर्नल डिसीजन को लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, अब बोलोगे यस बिल्कुल है, ठीक है। तो भारत जो है, मैं भारत का एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको, जो भारत है वो अपने आंतरिक मामले और बाहरी मामले दोनों को लेने के लिए स्वतंत्र है,
आंतरिक डिसीजन यानी कि आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय दोनों को लेने के लिए स्वतंत्र है, इसी को बोला जाता है संप्रभु। तो जो भी राष्ट्र, जो भी देश अपने इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन को लेने के लिए क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हीं को सोवेरेनिटी या संप्रभु देश कहते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यानी अगर एक लाइन में अगर आप इनको डिफाइन करना हो कि सोवेरेनिटी क्या है, तो आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट। एक लाइन में अगर आपको बताना हो कि ये इसका मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग, तो आप बोलोगे इंडिपेंडेंट, यानी कि हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र। हिंदी में क्या कहते हैं, स्वतंत्र। तो ये इसका लिटरल मीनिंग है। सोवेरेनिटी का लिटरल मीनिंग क्या होगा, स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब कि भारत अपने आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र होता है। सिंपल सा याद रखना, जैसे इंडिया है, प्यारा देश है, अपने इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन को लेने के लिए क्या है, क्या है, बोलो मेरे साथ, क्या है, इंडिपेंडेंट है भाई, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अब ये बात हमेशा गांठ बांध के अपने दिमाग में रख लो कि जो भी देश, जो भी राष्ट्र अपने आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र होता है, यानी कि इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन को लेने के लिए इंडिपेंडेंट होता है, तो वो देश संप्रभु देश कहलाता है या सोवेरेनिटी कहलाता है, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे तिब्बत का एग्जांपल ले लो, है ना। अब तिब्बत जो है आपका, वो सोवेरिन कंट्री नहीं है। तिब्बत को आप नहीं कहोगे कि वो संप्रभु देश है। क्यों नहीं कहोगे भाई, क्योंकि तिब्बत पे तो चाइना का कब्जा हो जाता है। तिब्बत कभी भी अपने आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इस तरह ताइवान का एग्जांपल ले लो, ताइवान पे भी चाइना का कब्जा है ना। ताइवान भी जो है अपने आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय को लेने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं होता है। समझ गए, भारत तो है ना भाई, हम तो हैं, ठीक है, हम तो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल हमारा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। जैसे अगर हम कोई, मोदी जी मान लो कह रहे हैं कि आज 500 रुपए का नोट बंद, ये इंटरनल डिसीजन हो गया। नोट बंद तो बंद, नोटबंदी तो देखा भी है हमने, तो वही चीज है भाई, है ना। तो हम अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो जो भी राष्ट्र अपने इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन को लेने के लिए स्वतंत्र है, वो कैसे राष्ट्र हैं, वो आपके संप्रभु राष्ट्र हैं, संप्रभुता कहा जाता है उनको। समझ गए मेरी बात, ठीक है। समझ में आता रहे तो नोट्स प्रॉपर बनाते रहना। मैं हमेशा नोट्स पे फोकस करता हूं, क्योंकि नोट्स आपके जीवन भर आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और नोट्स ही काम आते हैं, पीडीएफ काम नहीं आते हैं, ध्यान रखना। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन नोट्स बनाना जरूरी है भाई, अगर आपको कायदे से सिलेक्शन लेना है। हमेशा सिलेक्शन के बारे में सोचना है, ठीक है। चलो भाई, ये समझ गए। तो हमने क्या देखा, हमने देखा अभी मिनट, हाँ, हमने क्या देखा भाई पीछे, हमने देखा कि किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, राज्यों का निर्माण किस तरीके से हुआ, आपने ये देख लिया, ठीक है, प्रॉपरली, कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, क्या क्या है, कौन कौन से फिजिकल एलिमेंट है, कौन कौन से स्पिरिचुअल एलिमेंट हैं, ये आपने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि, एक मिनट सॉरी, इसके अलावा मैंने बताया बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि पॉलिटी जो है किन दो शब्दों से मिलकर बना है, उसके बारे में, है ना। तो हमने इतनी बातें फिलहाल अभी करी है, और आपको समझाने का मैंने पूरा कोशिश करा है कि किस तरीके से है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे हम, अब राज्य को समझ लिया कि नहीं आपने, एक बार मुझे जल्दी से अब बताएंगे, खैर बताओगे तो नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। एक मिनट, किसको साइलेंट कर दिया जाए भाई फोन, सॉरी। चलो भाई सॉरी, हाँ। अब हम बात कर रहे थे ना कि राज्य, राज्य आपने समझ लिया क्या है, कि राज्य शब्द किसने दिया, राज्य शब्द कितने तत्वों से मिलके बनता है, उन सबको हमने डिफाइन भी कर दिया। अब हम बात करते हैं राज्य के बाद एक शब्द हमने लिया था व्यवस्था, ठीक है। तो अब हेडिंग आपकी छोटी सी हेडिंग है कि सर व्यवस्था बता दीजिए। राज्य तो हम समझ गए हैं, अब जल्दी से व्यवस्था के बारे में बता दीजिए। व्यवस्था मतलब क्या, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, है ना। इसको समझ लीजिए, बड़ा आसान है ये तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो क्या ही समझना, ये तो बच्चे भी समझ जाते हैं। अब तुम कहोगे सर हम भी बच्चे ही हैं, है ना, ठीक है भाई, है ना। व्यवस्था क्या है, कहते ना भाई, फलानवा व्यवस्था बड़ा ठीक किया है ना। फलानवा ने अपने शादी में व्यवस्था बड़ा ठीक किया है, ठीक है। फलानवा लाना समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग, है ना, गांव से वो समझते रह गए, है ना। हाँ, शहरी भी हैं, शहरी बच्चे भी हैं, ठीक है। चलो, तो अब जैसे व्यवस्था क्या है ना। व्यवस्था का मतलब है मेरे दोस्त कि अब क्योंकि हम बात पॉलिटी की कर रहे हैं, बात हम संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की कर रहे हैं, तो भाई व्यवस्था हमको उसी टर्म में समझना पड़ेगा, मैनेजमेंट उसी टर्म में समझना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटी की का हिंदी वर्जन क्या होता है, राज्य व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था करना। राज्य मतलब क्या, नेशन, राष्ट्र, ठीक है। ये रिवाइज करते रहो, मन में पूरा याद करते रहो, ऐसा पढ़ लो कि दोबारा रिवीजन ही ना करना पड़े। मेरी क्लास ऐसी होती है भाई, है ना, कि एक बार पढ़ा तो आपको लगेगा यार क्या रिवीजन करना, सारा तो क्लास में याद हो गया। तो सारा क्लास में याद करना है भाई, है कि नहीं। ये नहीं कि हम पढ़ लिख लें फिर रिवीजन भी करें, याद भी करें। रिवीजन तो अब तब करिएगा जब थोड़ा सा एक बार ब्रशअप करना हो, ठीक है। चलो भाई, मैनेजमेंट का मतलब क्या, मैनेजमेंट का मतलब है रूल या नियम,
यानी देखो कोई भी व्यवस्था नियमों से होती है कि नहीं? सिंपल सी बात है। अब जैसे घरों में किसी की शादी है तो कहते हैं ना भाई, अगर आप व्यवस्था सही तरीके से, मैनेजमेंट सही तरीके से आप करते हो तो बिल्कुल काम आपका ठीक तरीके से होता है ना? ये नहीं कि तीतर बितर उधर उधर हो गया, है ना? तो कहने का मतलब अगर आपको एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट आपका सही रहेगा, मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा तो आपकी सारी चीजें बिल्कुल अच्छी होंगी। यानी कि व्यवस्था सही रखने के लिए नियमों से चलना पड़ेगा, नियम कानून आपका ठीक होना चाहिए, है कि नहीं? अब देखो थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्म में आते हैं, ठीक है? रूल या नियम आपके पास होने चाहिए। मतलब एक बात याद रखना, बहुत सिंपल सी बात लिख रहा हूं, व्यवस्था क्या है? तो किसी भी देश को चलाने के लिए, बहुत सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, किसी भी देश को चलाने के लिए जिन जिन मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, जिन मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, वो ध्यान से समझना, कुछ है नहीं ऐसा, बहुत इजी है। उन्हें, अब यही तो पॉइंट है जो बताना है मुझे, है ना? अच्छा देखो, किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, यानी किसी भी कंट्री को रन करने के लिए स्मूथली जिन मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है। मौलिक नियम मतलब क्या? मौलिक नियम मतलब क्या? देखो मौलिक नियम मतलब क्या, बड़ा सिंपल है भाई। मौलिक नियम मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल लॉज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फंडामेंटल लॉज, है कि नहीं? यानी किसी भी देश को चलाने के लिए जिन मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, मेरे साथ बोलना है, किसी भी कोई भी कंट्री है, जैसे हमारा देश भारत है, अब भारत को चलाने के लिए जो भी फंडामेंटल लॉज चाहिए होते हैं, जो मौलिक नियम की आवश्यकता होती है, उनको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? तो प्यार से कहते हैं उनको संविधान कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। बहुत प्यार से याद रखना है भाई, संविधान क्या होता है। तो देखो मैंने थोड़े से ही टर्म में आपको समझा दिया कि संविधान क्या है। तो सर बोलेंगे कि सर आप कहना संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूं कि एक कहते हैं ना कि संविधान क्या है सर, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ही तो पढ़ना है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही तो पढ़ना है। अभी तो संविधान सभा आपने पढ़ते हो, सबने रटा हुआ है, संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक ये, अध्यक्ष ये, समिति ये बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, है ना? है ना? तो अभी देखना कैसे कैसे आपको पढ़ाया जाएगा और कितनी चीजें आपको नहीं पढ़ाई जाती है। क्यों? पता नहीं क्यों, वो तो मुझे भी नहीं पता, लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं और क्यों बस आके बस ऐसे ऊपर से पढ़ा के निकल जाते हैं। ठीक है, तो समझो संविधान क्या है, फिर से मेरे साथ बोलो कि जिस भी देश को चलाने के लिए या किसी भी देश को चलाने के लिए जिन मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है या जिन फंडामेंटल लॉज की जरूरत होती है, उन्हीं को कहा जाता है संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या बोलते हैं भाई? कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, संविधान कहते हैं। समझ गए? या एक लाइन में अगर आपको डिफाइन करना हो कि संविधान क्या है, ये तो आपको एक डेप्थ में बता दिया। अब आपसे कोई पूछे संविधान क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आपका भाई पूछे, बहन पूछे, कोई पूछे, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ रहे हो, संविधान तो पढ़ रहे हो, ये बताओ संविधान होता क्या है? अभी पापा पूछ ले, है ना? तो कहना किसी भी देश को चलाने के लिए जो भी लॉज चाहिए होते हैं, जो भी फंडामेंटल लॉज चाहिए होते हैं, मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, उसी को संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ले भाई, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा करिए इसको, डेफिनेशन थोड़ा छोटा कर दीजिए। तो डेफिनेशन अगर छोटा करना हो तो संविधान को एक लाइन में बोल सकते हो कि अगर आपको बताना हो कि संविधान किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हो एक लाइन में, ये कानूनों की एक किताब है। क्या बोल सकते हो संविधान को? आप संविधान को बोल सकते हो बुक ऑफ लॉज। बुक ऑफ लॉज, है कि नहीं भाई? कानूनों की एक किताब है ये, कानूनों की किताब। देखो ये सवाल पूछा नहीं जाएगा, ठीक है? ये नहीं पूछेगा आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, इतना बेसिक सवाल तो नहीं पूछेगा। लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना। अब आप क्या सोचोगे, आप सीधे आपको बड़े बड़े टॉपिक्स या बड़े बड़े टर्म से थोड़े बताए जाएंगे। हम कहते हैं कि भाई घर बनता है तो फाउंडेशन आपकी मजबूत होनी चाहिए। सिंपल सी बात याद रखना भाई, जो भी बच्चों को ये लगे कि चलो ये तो सब बहुत सब बेसिक पढ़ा रहे हैं, अब फाउंडेशन अगर आपका हिला रहेगा ना तो आप कैसे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करोगे? नहीं कर पाओगे भाई। फाउंडेशन आपका मजबूत होना चाहिए, और जो बच्चे फाउंडेशन मजबूत कर लेंगे ना तो 10 फ्लोर, 15 फ्लोर, 20 फ्लोर लगाओगे, बनाओगे, टूटेगा नहीं भाई। ठीक है, तो आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके चलना, क्योंकि आपकी ये जो क्लास है बिल्कुल फाउंडेशन, और हर सब्जेक्ट की आपको इस तरीके से, सभी टीचर आपको इस तरीके से आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे, है कि नहीं? चलो
तो संविधान क्या है? तो संविधान आपका किसी भी देश को चलाने के लिए जिन भी मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है या फंडामेंटल लॉज चाहिए होते हैं, उन्हीं को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस यानी संविधान। या एक लाइन में अगर संविधान आपको बताना हो तो कह सकते हो संविधान कानूनों की एक किताब है, बुक ऑफ लॉज है। क्लियर है बेसिक? अब संविधान के बारे में कुछ एक दो बातें हम लोग करेंगे, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, पॉलिटी में केवल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत हमें समझना है इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम अगली क्लास जब हमारी होगी, है ना, तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान के जो हमारा संविधान बना कैसे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे पॉलिटी आपका, और वहां से बिल्कुल प्रॉपरली आप जो पढ़ते रहते हो थोड़ा और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये वो चीजें हैं जो शायद आपने पढ़ी ना हो, लेकिन पेपर में सवाल आता है ना, तो आप क्या कहते हो, ये कहां से आ गया, ये तो हमने पढ़ा नहीं है, तो अब पढ़े रहोगे, ठीक है। चलो भाई, अब हम क्या बात करते हैं कि संविधान के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बार बार लोग लिखते हैं तो इसके बारे में कुछ चीजें आपको बताते नहीं हैं, ठीक है। तो संविधान जो है हम कहेंगे कि संविधान दो तरह का होता है। कौन कौन सा भाई? कॉन्स्टिट्यूशन टू टाइप्स के हम कहते हैं। संविधान दो तरह के, एक है आपका लिखित संविधान, लिखित संविधान, ठीक है, जिसको आप लोग कह देते हो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं, और एक हम कहते हैं अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, जिसको हम कहते हैं अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। यही तो कहते हैं भाई संविधान के दो टाइप, लिखित अलिखित। अब कहोगे सर ये तो बहुत पता है, ये तो हमें पता ही है, बहुत बेसिक बात बता रहे हो आप, है ना, तो बेसिक बातों से ही तो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा भाई। देखो लिखित संविधान, और एक सवाल पूछ लिया था पेपर में, बहुत प्यारा सवाल पूछा था, मैं जब सवाल कराऊंगा तब आप देखोगे कि सर क्या गजब का सवाल पूछा, ठीक है। लिखित संविधान, लिखित संविधान को इंग्लिश में तो रिटेन सब कोई जानता है, इंग्लिश में रिटन तो हर कोई जानता है कि रिटन को ही लिखित बोलते हैं, लेकिन जो इंग्लिश वर्ड यूज किया गया खासतौर पे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, है ना, पेपर में एसएससी में कि लिखित इनमें से कौन से देश का संविधान एक लिखित है, ऐसे सवाल पूछा था। लेकिन इंग्लिश वर्ड क्या था, रिटन नहीं लिखा था, इंग्लिश वर्ड लिखा था आपका क्या, कोडिफाइड। कोडिफाइड याद रखना, रिटन को ही कोडिफाइड भी कहते हैं इंग्लिश में। तो कोडिफाइड एक नया वर्ड शायद आपको सीखने को मिला होगा, ये आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है ना। कोडिफाइड का मतलब लिखित ही होता है। इसी तरीके से अलिखित को ही इंग्लिश वर्ड क्या बोलते हैं, अनकोडिफाइड। और आपको बता दूं कि यही वर्ड यूज किया गया था पेपर में, जब आया था ये क्वेश्चन तो यही वर्ड यूज किया गया था पेपर में कि भाई इनमें से कौन सा संविधान, किस देश का संविधान कोडिफाइड, ऐसे आया था, इनमें से किस देश का संविधान कोडिफाइड है ना। अब कई लोग इसका मतलब ही नहीं पता कोडिफाइड, है ना, तो हिंदी में तो चलो ठीक है, लिख दिया लिखित, मान लो हिंदी में भी लिख दे कोडिफाइड। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंग्लिश का ही हिंदी लिख देता है, जैसे कोडिफाइड है ना, इसी को हिंदी में लिख देगा कोडिफाइड, ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं कि आप कहोगे सर हिंदी में तो लिखित हम समझ जाएंगे, भाई कभी कभी लिखित ना लिखा रहेगा, कभी कभी कोडिफाइड को हिंदी में कोडिफाइड ही लिख देगा। आपने देखा होगा कई बार इंग्लिश को सेम ही हिंदी में उतार देता है। तो एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है ना, हमें अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है। तो मैंने देखो आपको बिल्कुल अपडेटेड आपको बताया जा रहा है, जो भी लेटेस्ट पेपर में भी सवाल पूछे जा रहे हैं वो सारे एनालाइज हम लोग करते रहते हैं और वो उस तरीके से ही आपको अपडेट करते हैं, ठीक है। चलो आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी होती है। तो कोडिफाइड अनकोडिफाइड, तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल बेसिक सा देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं जिनका लिखित संविधान है, और कुछ ऐसे देश के नाम आपको बताने हैं जो कि अनरिटन है या अनकोडिफाइड जिसको आप बोलते हो, या जिसको अलिखित कहते हो भाई। यहीं पे कुछ और बातें भी मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो शायद ही ना पता हो, ठीक है। देखो पहली बात तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कंट्री के, कुछ देशों के एग्जांपल जिनका लिखित संविधान है, कुछ देशों के। उसमें सबसे पहले तो अपना प्यारा देश भारत ही है। हम सबको पता है कि हमारे देश का संविधान जो है वो लिखित संविधान है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, या अब आप बोलोगे क्या, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या बोलोगे, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। चलो इंडिया के अलावा कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो अमेरिका का एग्जाम्पल देख लेते हैं, अमेरिका भी है, रशिया लिख लेते हैं। चलो तो ये कुछ एग्जांपल है लिखित के, ऐसे बहुत सारे हैं, सबका यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है और आपको इतना जानना भी जरूरी नहीं है, जितना काम का है उतना है, ठीक है। चलो अब बात करें अलिखित संविधान। कुछ एग्जांपल आप अलिखित के जरूर याद रखिएगा, आपके पेपर में आया भी है, आता भी है, कोई भी पेपर हो, है ना, कोई भी पेपर हो। चलो अलिखित में कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। एक तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोग लिखना है ब्रिटेन का ही, जो आप लोग पढ़ते भी हो कि ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है, ठीक है। ब्रिटेन के अलावा कुछ और चीजें याद रखनी, और देशों के नाम, जैसे कनाडा का नाम याद रखना आप लोग, कनाडा का नाम याद रखना। इसके अलावा आप लोग नाम याद रखना किसका, ब्रिटेन, कनाडा, इसके अलावा सऊदी अरब, सऊदी अरब, इसके अलावा याद रखना आपको क्या, इजराइल, इजराइल, ठीक है। ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब, इजराइल, इसके अलावा एक और देश लिख लो, न्यूजीलैंड,
न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख देश जिनका की संविधान हम कहते हैं कि रिटन नहीं है, अलिखित है। अब एक सवाल स्टेटमेंट बेस्ड आया था, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। इसीलिए हम गलती करते हैं कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन सवालों का पैटर्न समझ नहीं पाते हैं। जब सवाल आता है तो हम कहते हैं हमने पढ़ा तो है लेकिन फिर भी सवाल नहीं हो रहा है, क्या रीजन है। अब जैसे एक सवाल पूछा था ना पेपर में कि अब अच्छा जनरली हम क्या समझते हैं, जो पहली बार बच्चा पढ़ रहा होगा, अब जैसे लिखित संविधान, अब उसको ये लगे लिखित संविधान का मतलब कि पूरा लिखा हुआ संविधान है, चलो कुछ हद तक सही भी है। अब अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, तो लोगों को जनरली यही लगता है, जो जिन्होंने सही से पढ़ा नहीं है तो उनको लगता है अनरिटन यानी अलिखित संविधान का मतलब है कि उस देश का संविधान लिखा हुआ ही नहीं है। यही तो मतलब समझते हैं कि उस देश का संविधान लिखा हुआ ही नहीं है। नहीं, ये मतलब नहीं होता है, और आज से याद रखना नया मतलब क्या होता है अगर नहीं पता है तो। देखो, लिखित संविधान उस देश के संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है कि जिस देश का संविधान एक बार में ही लिख दिया गया है। एक तो ये, जिस देश का संविधान वहां की जनता के द्वारा एक बार में ही लिखा गया हो, उस देश के संविधान को लिखित संविधान कहते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं। फिर से बोलूं, जिस देश का संविधान वहां की जनता के द्वारा लिखा गया हो और एक बार में ही तैयार कर लिया गया हो, उसको हम बोलते हैं लिखित संविधान। जैसे हम भारत का एग्जांपल लेके चलते हैं तो हम ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। जैसे इंडिया भारत है, तो भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है। अगर ये सवाल आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया, हम कहते हैं भारत की जनता के द्वारा, पीपल ऑफ इंडिया, है कि नहीं भाई। प्रियम्बल पढ़ते हो, प्रस्तावना पढ़ते हो, प्रस्तावना में लिखा है ना, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है कि भारत का संविधान भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है, यही मतलब होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो आपके प्रस्तावना प्रियम्बल में लिखा है। हम भारत के लोग, भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया गया है, भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। उसी तरीके से याद रखना है, लिखित संविधान उस देश के संविधान को कहते हैं जहां पर वहां की जनता के द्वारा संविधान और एक बार में ही बना दिया गया है। तो भारत का एग्जांपल आपके सामने है कि हमारे देश की जनता के द्वारा संविधान बनाया गया था और एक बार में ही कंप्लीट हुआ। ऐसा नहीं कि बार बार संविधान बन रहा है, बार बार बन रहा है, ऐसा है क्या, नहीं ना, एक ही बार बना। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। यही तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना, अलिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान कहते हैं उस देश के संविधान को कि ये एक बार में नहीं बना और वहां की जनता के द्वारा नहीं बनाया गया। ये समय समय पर जो है इसमें बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी चीजें बदली गई हैं, है ना। तो याद रखना है अलिखित संविधान में, आपको अलिखित संविधान में इस बात को याद रखना है कि ये संविधान जो है वहां की जनता के द्वारा नहीं बनाया गया है और ये जो है आपका एक बार में कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे जो भी देश होंगे, जैसे राजा लोग होते हैं जिन देशों में, है ना, तो वो जो भी नए राजा बनते हैं तो अपने हिसाब से नया संविधान बना देते हैं या उसमें नई नई चीजें जोड़ते रहते हैं, घटाते रहते हैं, समझ रहे हो। तो वही चीज है, इसी को बोलते हैं हम लोग अलिखित या अनरिटन। आपसे समझ में आ गया, अब गड़बड़ नहीं करोगे। तो अलिखित का मतलब क्या है कि उस देश का संविधान एक बार में नहीं बना है और उस देश की जनता के द्वारा नहीं बनाया गया है, यही अलिखित है। लिखित क्या है कि उस देश की जनता के द्वारा बनाया गया है संविधान और एक बार में ही पूरा कर लिया गया है। समझ गए मेरी बात बहुत अच्छे से। चलो भाई, तो इतनी बातें तो आपने बहुत प्यार से समझ लिया। अब यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा और आगे जा करके संविधान के बारे में, कुछ और बेसिक बातें और जो फैक्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, उसको थोड़ा सा समझना जरूरी है हमें। तो इतना समझ में आ गया। अच्छा, एक बात याद रखना कि हम कहते हैं कि भारत का संविधान लिखित संविधान है, तो एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था, आप लोग जो भी मैं बोलूं तो आप लोग साइड बाय साइड उसको लिखा भी करें, जो आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, ये बात लिखनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं भारत का संविधान लिखित संविधान है, तो एक स्टेटमेंट आया था ना दोस्त कि भारत का संविधान 100% लिखित संविधान है। अब आपको सोचना है कि क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 100% लिखित संविधान है, बोलोगे नहीं, 100% नहीं है। याद रखना, इंडिया के एग्जांपल की बात कर रहा हूं क्योंकि हम तो भारत का ही संविधान पढ़ना हमें, ठीक है। तो हमारे देश का संविधान जो है 90% रिटन है। याद रखना 90% क्या है, रिटन है। अब आप सोचोगे सर 10% क्या है, तो 10% क्या है, तो 10% आपका अलिखित भी होता है। यानी अलिखित बोलने का मतलब है इंडिया का संविधान 10% क्या है, किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, यानी कि परंपराओं पर आधारित है, परंपराओं पर आधारित है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि 90% तो हमारे देश का संविधान लिखित है, लेकिन 10% ऐसी चीजें हैं जो कि बेस्ड ऑन ट्रेडिशन है, यानी कि परंपराओं पर चलता है, ठीक है। तो कह सकते हो आप लोग, ये सवाल जो पेपर में आया था, स्टेटमेंट जो लिखा हुआ था कि भारत का संविधान 100% लिखित संविधान है, 100% रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, आप कहोगे नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है।
ठीक है, 90% रिटन है और 10% अनरिटन है। अनरिटन में मतलब 10% चीजें ऐसी हमारे संविधान में है जो कि परंपराओं पर चलता है, बेस्ड ऑन ट्रेडिशन है। अब आप सोचोगे सर परंपराओं पर ये कौन सा है ना? तो धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको मैं वहां बताता भी चलूंगा कि देखो ये संविधान में नहीं लिखा है, ये परंपराओं पर चलता है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ऐसा कोई संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो बहुमत दल का जिसको नेता चुना जाता है, मेजोरिटी पार्टी का जिसको लीडर चुना जाता है, वही प्राइम मिनिस्टर बनता है कि नहीं? लेकिन ऐसा संविधान में नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, ये परंपरा बना दी गई है, एक ट्रेडिशन बना दिया गया है कि भाई जो भी बहुमत दल का या मेजोरिटी पार्टी का जिसको लीडर चुना जाएगा वही प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है, तो ये परंपरा ही है। ठीक है, ऐसे जैसे एक कमेटी है संसद की, पार्लियामेंट की एक कमेटी है जिसका नाम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। बेस एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। तो पार्लियामेंट की एक कमेटी है लोक लेखा समिति, है ना? अब लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? तो ये परंपराओं पर आधारित एक बात है कि लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन वही होगा जो अपोजिशन लीडर होगा लोकसभा का। जो अपोजिशन लीडर होगा लोकसभा का वही बनेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन। तो ये कहीं संविधान में नहीं है, लेकिन ये परंपरा बना दिया गया है, एक ट्रेडिशन बना दिया गया। तो ये 10% वाली चीजों में आ रही है। ठीक है, तो सिंपली याद रखना आपको, है ना? बस एक दो बातें और करेंगे, ज्यादा लंबी क्लास खींचेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा ज्यादा देर तक ऑनलाइन बैठ नहीं पाता है, तो बहुत लंबी तो क्लास हम भी नहीं करेंगे। हमें पता है कि आप जितना समझ पाओगे उतना ही हमें पढ़ाना भी है। ठीक है, तो चलिए, संविधान के बारे में मैंने आपसे बोला, अभी क्या बताया मैंने तो अभी बताया कॉन्स्टिट्यूशन के दो तरह के, लिखित और अलिखित। ठीक है, अभी थोड़ा सा संविधान के बारे में मैं और आपको बताऊं। देखो, संविधान के बारे में थोड़ा सा और बातें कर रहा हूं, अभी फैक्ट के बारे में बात कर लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा फैक्ट समझ लेते हैं। फैक्ट क्या समझते हैं? तो फैक्ट समझेंगे सर कि सबसे बड़ा संविधान, सर ये बता दो सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? अभी कहेंगे सर ये तो बहुत पता है हमें, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यानी बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है? बिगेस्ट। देखो ये सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जब अब मैं आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो सब बताऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी संविधान की बात हो ही गई है तो यहीं पे लगे हाथ फैक्ट की चर्चा कर ही लेते हैं। सबसे बड़ा संविधान और भाई एक सबसे छोटा संविधान किस देश का है? सबसे छोटा संविधान किस देश का है, ये भी साथ में हम लोग करते चले। और बड़ा ही प्यारा सवाल है ये। ठीक है, समय कितना हो गया भैया आपका? देखो ज्यादा लंबा खींचना नहीं है मुझे, है ना, ताकि आप लोग भी अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, चलो अभी है 5 मिनट और तब तक ये हम खत्म कर लेते हैं। देखो सबसे बड़ा संविधान यानी कि सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है? तो हम कहते हैं भाई कि अपना प्यारा देश भारत का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का क्या है? सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे संविधान जब हमारा बना था तो उसमें 395 आर्टिकल थे, है ना, 395 अनुच्छेद थे और इवन 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान बना था। तो कहने का मतलब इतना तो हम लोगों को पता है कि हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है, सबसे लेंदी है। ठीक है, ये सबको पता है। सबसे छोटे संविधान के बारे में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्योंकि बड़ा तो सबको पता है, छोटा संविधान यानी स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है ना? सवाल यही पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है, तो आप कहेंगे कि सर स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है? तो अमेरिका का है भाई। ठीक है, अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा लिखित संविधान है, याद रखना सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। और अमेरिका का संविधान 1789 में बना था भाई। 1789 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू किया गया था। 1789 यानी कि 1789 में अमेरिका का जो संविधान है वो लागू किया गया था, और ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इस देश का, अमेरिका का, है ना। यानी आप देखोगे ना कि अमेरिका के संविधान में केवल 7 आर्टिकल हैं, 7 आर्टिकल हैं, जबकि भारत का संविधान जब बना तो कितने आर्टिकल? तो आप सबको तो इतना तो पता ही है कि 395 आर्टिकल हमारे सॉरी संविधान में है। ठीक है, बेसिक बात है ना। तो सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। ये पॉइंट याद रखना, अगर नहीं याद था तो अब से याद रख लेना। इसके अलावा लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट क्वेश्चन है, एक और ट्विस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा संविधान पूछे अगर आपसे शब्दों के आधार पर, शब्दों के आधार पर सर बता दो कि सबसे छोटा संविधान किस देश का है? शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान किस देश का है, यानी कि वर्ड के आधार पे। देखो शब्दों के आधार पे सबसे बड़ा संविधान तो भारत उसमें भी है। सबसे बड़े संविधान में अगर आपसे पूछे, चाहे ऐसे ही पूछे चाहे पूछे शब्दों के आधार पे सबसे बड़ा संविधान, शब्द मतलब वर्ड, कितने कॉन्स्टिट्यूशन में कितने वर्ड हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा संविधान आपका पूछे शब्दों के आधार पे तो एक कंट्री का नाम याद रखना है, मोनाको। मोनाको। और मोनाको के संविधान में 3814 वर्ड हैं।
कितने हैं? 3814 वर्ड है भाई, 3814 वर्ड है मोनाको के संविधान में, जो कि आपको याद रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। 3814 वर्ड है मोनाको के संविधान में, और सबसे छोटा संविधान अगर पूछे शब्दों के आधार पे तो मोनाको याद रखना आप लोग, ठीक है। मोनाको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 3814 है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। सबसे छोटा संविधान शब्दों के आधार पे मोनाको है, और सबसे बड़ा संविधान चाहे शब्दों के आधार पे पूछे और चाहे आपसे वैसे भी पूछे तो सबसे बड़ा संविधान में तो भारत ही टिक करना होता है। सबसे छोटे में, अगर छोटे में पूछ रहा तो अमेरिका है, लेकिन अगर शब्दों के आधार पे क्वेश्चन में पूछे तो मोनाको टिक कर देना। क्लियर है? तो ये दो बातें यहां से थी, सबसे बड़ा संविधान, सबसे छोटा संविधान, ये बातें हमें याद रखनी होती हैं, जो कि एक फैक्ट भी क्वेश्चन में बन जाता है, ठीक है। चलो भाई, इसके अलावा तो फिलहाल हम लोग बेसिक बातें जो कर रहे थे वो लगभग आपका बैकग्राउंड क्लियर हो गया। और एक बार बस थोड़ा सा एक बार मैं आपका ब्रशअप करा देता हूं। हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में, एक बार बस 1 मिनट लेंगे, ठीक है। हमने कहा कि पॉलिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉलिटी दो वर्ड है आपका, एक है आपका पॉली, एक है सिस्टम। अच्छा, अभी मैंने ये नहीं बताया कि फादर ऑफ पॉलिटी कौन है, वो अगली क्लास में बताऊंगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पॉली सिस्टम, तो पॉली है स्टेट, सिस्टम है मैनेजमेंट यानी राज्य व्यवस्था। पॉलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था। तो मैंने आपको पहले स्टेट बताया क्या होता है, सबने अच्छे से सीख लिया कि सर स्टेट क्या होता है। तो देखो स्टेट हमने बताया कि स्टेट जो है ये वर्ड किसने दिया था? मैकियावेली ने। किस बुक में? द प्रिंस में। और स्टेट जो है ये कितने शब्दों कितने एलिमेंट से मिलकर के बना है? तो मैंने बताया कि एक मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ था 1933 में, और इसमें यह बताया गया कि स्टेट का जो फॉर्मेशन है वो 4 एलिमेंट से हुआ था। 4 एलिमेंट कौन से थे? तो भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार, बताया मैंने आपको, ठीक है। ये जो भूभाग और जनसंख्या यानी टेरिटोरी, लैंड और पॉपुलेशन, इनको फिजिकल एलिमेंट कहते हैं, और जो नीचे के दो हैं संप्रभुता और सरकार, इनको हम कहते हैं स्पिरिचुअल एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये मैंने डिटेल में बताया। फिर मैंने बताया सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसको मैंने समझा दिया आपको अच्छे से कि विधायिका का काम क्या होता है? कानून को बनाने का काम होता है। मेरे साथ रिवाइज करते चलो, ठीक है। विधायिका का काम क्या होता है? कानून को बनाने का काम होता है। और कार्यपालिका का काम क्या होता है? तो कानूनों को लागू करने का काम होता है। और आपका न्यायपालिका का काम क्या होता है? तो जस्टिस देने का काम होता है। इतनी बातें सबको क्लियर है भाई, ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने आपको क्या बताया कि संप्रभुता क्या है, सोवेरेनिटी क्या है? तो स्वयं का प्रभु, मतलब कि अपने आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय को लेने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। जो भी देश अपने इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन को लेने के लिए इंडिपेंडेंट होता है उसको हम कहते हैं क्या? संप्रभु या सोवेरेनिटी या स्वतंत्रता, ठीक है। ये बातें हमने आपको बताई। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? ये तो राज्य के बारे में आप समझ गए। फिर मैंने व्यवस्था के बारे में बताया। व्यवस्था क्या है भाई? व्यवस्था मतलब मैनेजमेंट। किसी भी देश को चलाने के लिए जिन भी नियमों कानून की आवश्यकता होती है या फंडामेंटल लॉज, किसी भी कंट्री को रन करने के लिए जो भी फंडामेंटल लॉज होते हैं उन्हीं को हम संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को ही एक लाइन में बताया मैंने, कानूनों की किताब है ये, है ना। क्योंकि हमारा देश, कोई भी देश, कोई भी कंट्री किससे चलता है? संविधान से चलता है कि नहीं भाई? तो संविधान से ही सब कुछ चलता है। और संविधान दो प्रकार के, लिखित और अलिखित। लिखित और अलिखित मैंने बताया आपको, है ना। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया मैंने लिखित और अलिखित का, कोडिफाइड, अनकोडिफाइड का, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि संविधान में जो है कौन सा सबसे, किस देश का संविधान सबसे छोटा है और किस देश का संविधान सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़े में तो भारत ही याद रखना है, सबसे छोटे में बस याद रखना कि वैसे तो अमेरिका है, लेकिन क्या नाम है, अगर पूछे शब्दों के आधार पे तो दैट इज मोनाको हो जाएगा। मोनाको के संविधान में आप देखोगे 3814 वर्ड है, अमेरिका के संविधान में इससे ज्यादा वर्ड है, इसलिए शब्दों के आधार पे ये छोटा नहीं होता है। हाँ, आर्टिकल के आधार पे ये छोटा माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके पास आर्टिकल ज्यादा है। तो ये था आपका शब्दों के आधार पे और वैसे, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि फादर ऑफ पॉलिटी जो हम लोग कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फादर ऑफ पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस अरस्तु को कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। लेकिन उनको फादर ऑफ पॉलिटी बोला कैसे गया, है ना, किस तरीके से वो फादर ऑफ पॉलिटी बने, वो मैं आपसे अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। आज की क्लास को बस इतना ही रखेंगे और आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और कैसे भी आपको कोई भी फीडबैक हो तो आप निश्चित रूप से जब भी आप वीडियो देख रहे होगे तो कमेंट में आप जरूर छोड़ देना, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।